हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं जन जन का चेहरा एक, जो गजानन माधव मुक्ति बोध के द्वारा लिखा गया है, उसी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। तो कहता है कि जन जन का चेहरा एक से कवि का क्या तात्पर्य है, अथवा अथवा में फिर अगला क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता का भावार्थ लिखे। तो चलिए देखते हैं इसका भावार्थ। कहता है कि जन जन का चेहरा एक अपने में एक विशिष्ट एवं व्यापक अर्थ समेटे हुए है। कवि पीड़ित संघर्षशील जनता की एकरूपता तथा समान चिंताशीलता का वर्णन कर रहा है। कवि की संवेदना विश्व के तमाम देशों में संघर्षरत जनता के प्रति मुखरित हो गई है, जो अपने मनवोचित अधिकारों के लिए कार्यरत है। एशिया, यूरोप, अमेरिका अथवा कोई भी अन्य देश, महादेश, प्रदेश में निवास करने वाले समस्त प्राणियों का शोषण तथा उत्पीड़न के प्रतिकार का स्वरूप एक जैसा है। उनमें एक अदृश्य एवं अप्रत्यक्ष एकता है। यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि कोई भी देश विदेश का इंसान हो, यूरोप, एशिया, कहीं का भी इंसान हो, वो लोग या कोई भी महादेश, प्रदेश, देश का, विदेश का इंसान हो, वो सभी लोग क्या हो रहे हैं कि शोषित हो रहे हैं। उन सभी लोगों पर शोषण भरपूर मात्रा में किया जा रहा है, और जिस कारण वो तड़प रहे हैं। ठीक है, उन सभी लोगों का जो परेशानी है वो एक ही है कि उस शोषण से बचना, उस शोषण से बाहर निकलना। तो वही यहाँ पर कवि अपने कविता के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हम सभी इंसान किसी भी जगह पर स्थित है, कहीं भी अपना निवास स्थान बना के वहाँ रह रहा है, लेकिन उन सभी का समस्या एक है और वो सभी एक दूसरे से समान है। आगे देखते हैं, आगे कहते हैं कि उनकी भाषा, संस्कृति एवं जीवन शैली भिन्न हो सकती है। यानी उनकी भाषा, संस्कृति एवं जीवन शैली भिन्न हो सकती है, किंतु उन सभी के चेहरों में कोई अंतर नहीं दिखता। अर्थात उनके चेहरे पर हर्ष एवं विषाद, आशा तथा निराशा के प्रतिक्रिया एक जैसी होती है। समस्याओं से जूझने का स्वरूप एक पत्ती भी समान है। यानी कहता है कि हम मनुष्य हैं, हम लोग अलग अलग देश विदेशों में रहते हैं। जो हमारा संस्कृति है, भाषा है, जीवन की शैली है, वो अलग हो सकती है, ठीक है, लेकिन जो हमारे चेहरे पर जो आशा, निराशा, हर्ष, विषाद, ये सब क्या है, एक समान है। देखते होंगे कि कोई आदमी टेंशन में तो उसके फेस से ही पता चल जाता है कि टेंशन में है, ठीक है। अगर कोई खुश है तो उसके फेस से ही खुशी महसूस हो जाती है। तो वही बोल रहा है कि यहाँ पर कोई भी मनुष्य किसी भी जगह पर रहता है, उन लोगों का आशा, निराशा, खुशी, दुख सब उनके चेहरों से व्यक्त हो जाता है। यानी हम सभी मनुष्य एक समान है। ओके, और सभी मनुष्य किसी न किसी समस्या से जूझ रहे हैं, यानी उस समस्या से संघर्ष कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, कहने का तात्पर्य यह है कि यह जनता दुनिया के समस्त देशों में संघर्ष कर रही है, अथवा इस प्रकार कहा जाए कि विश्व के समस्त देश, प्रांत तथा नगर, सभी स्थान के जन जन के चेहरे एक समान है। उनकी मुखाकृति में किसी प्रकार का भिन्नता नहीं है। आशय स्पष्ट है, विश्व बंधुत्व एवं उत्पीड़ित जनता जो सतत संघर्षरत है, उसी की पीड़ा का वर्णन कवि कर रहे हैं। ठीक, तो कहता है क्या यहाँ पर कि दुनिया में कोई भी जगह पर, देश विदेश में जो लोग रह रहे हैं, उन सभी का समस्या एक ही, वो सभी एक ही समस्या से संघर्ष कर रहे हैं, गरीबी से, शोषण से। तो उन सभी के खिलाफ जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं, उन्हीं के बारे में यहाँ कवि बता रहे हैं। कह रहे हैं कि सभी देश विदेश, प्रांत, नगर, सभी के जगह के लोगों की समस्या एक ही है। इस प्रकार जन जन का चेहरा एक है, ठीक है ना। उनकी मुखाकृति में कोई भी भिन्नता नहीं है, ठीक है ना। हम सभी में विश्व बंधुत्व होना चाहिए, यानी भाईचारा होना चाहिए, और उसी भाईचारे और पीड़ित लोगों के बारे में यहाँ पर कवि कहते हैं। ओके, आगे देखते हैं।
अगला प्रश्न है कि नदियों की वेदना का क्या कारण है। नदियों की वेदना का क्या कारण है। तो नदियों की वेगवती धारा में जिंदगी की धारा के बहाव कवि के अंतःमन की वेदना को प्रतिबिंबित करता है। कवि को उनके कलकल करते प्रवाह में वेदना की अनुभूति होती है। गंगा इरावतीय अधिकारों के वेदना के गीत कवि होती है। गंगा इरावती नील अमेज़न नदियों की धारा मानव मन की वेदना को प्रकट करती है, जो अपने मानवीय विचारों के लिए संघर्षरत है। जनता की पीड़ा तथा संघर्ष को जनता से जोड़ते हुए बहती हुई नदियों में वेदना के गीत कवि को सुनाई पड़ती है। यानी कहता है कि जैसे नदियाँ एक दूसरे से जाकर मिलती रहती है और नदियों की जो पानी है वो क्या होती है कि कलकल करके आगे बढ़ती है, सभी को समेटे हुए, पानी को समेटे हुए आगे बढ़ती है, एक दूसरे को जोड़े हुए रहती है। तो जो नदी की पानी बहती है तो उसमें भी जो कवि है उनको वेदना की गीत सुनाई पड़ती है। इसी प्रकार हम मनुष्य को भी एक साथ मिलकर रहने का उदाहरण दे रहे हैं कवि नदियों के द्वारा। ओके, आगे देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, दानव दुरात्मा से क्या अर्थ है। दानव दुरात्मा से क्या अर्थ है। तो पूरे विश्व की स्थिति अत्यंत भयावह, दारुण तथा अराजक हो गई है। दानव और दुरात्मा का अर्थ है जो अमानवीय कृत्यों में संलग्न रहते हैं, जिनका आचरण पार्श्विक होता है तथा उन्हें दानव कहा जाता है। जो दुष्टी प्रकृति के होते हैं तथा दुराचारी प्रवृत्ति के होते हैं, उन्हें दुरात्मा कहते हैं। वस्तुतः दोनों में कोई भेद नहीं है, एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ये सर्वत्र पाए जाते हैं। यानी कहा जाता है कि जो दानव है, दुरात्मा है, वो क्या है कि अमानवीय क्रियाकलापों में संलग्न होते हैं, यानी अमानवीय क्रियाकलापों से जुड़े होते हैं। उनका जो आचरण है पार्श्विक है, यानी कहने का मतलब जो उल्टा, यानी मानव के हित के कार्य नहीं करते हैं, मानव के हित में नहीं बोलते हैं, मानव के हित के कार्य नहीं करते हैं, वही होते हैं दानव और दुरात्मा। यानी मानवों को सताना, उन पर अत्याचार करना, उनका शोषण करना, ये जो भी क्रियाकलाप करते हैं ये दानव और दुरात्मा कहते हैं। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वही ये 2 पहलू है। ये हर जगह आपको मिल जाएगा, सभी देश विदेश, नगर गांव शहर, सभी जगह ये दानव और दुरात्मा आपको मिल जाएंगे। ओके, अगर वीडियो पसंद आ रहा है, क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक करते हुए चलेंगे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला देखते हैं कि ज्वाला कहाँ से उठती है, कवि ने इसे अति क्रुद्ध क्यों कहा है। तो देखिएगा कि थोड़ा सा इसमें छूट गया है। ओके, ये क्वेश्चन में कहीं पर मिस्टेक हो गया है कि अत्याचार, शोषण आदि के विरुद्ध संघर्ष का आह्वान हृदय की अति क्रुद्ध ज्वाला की मन स्थिति होती है। ठीक है, इतना ही, यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा आगे का यही छूट गया होगा कि ज्वाला जो है कवि के अनुसार क्या होती है। तो वही अत्याचार, शोषण आदि के विरुद्ध संघर्ष का आह्वान हृदय की अति क्रुद्ध ज्वाला की मन स्थिति में होती है। ओके, यानी हम लोग को अत्याचार और शोषण के विरुद्ध जो हमारे मन में जो ज्वालामुखी उठती है, यानी जो ज्वाला उठती है, उसी के बारे में यहाँ कवि कहते हैं। ठीक है, उसी को अति क्रुद्ध कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, समूची दुनिया में जन का युद्ध क्यों चल रहा है। तो देखते हैं कि संपूर्ण विश्व में जन का युद्ध जन मुक्ति के लिए चल रहा है। शोषक, खूनी, चोर तथा अन्य अराजक तत्वों द्वारा सर्वत्र व्याप्त असंतोष तथा आक्रोश की परिणति जन के युद्ध अर्थात जनता द्वारा छेड़े गए संघर्ष के रूप में हो रहा है। यानी कहते हैं यहाँ पर कवि कि जो
जन जन में यानी जगह जगह पर युद्ध छिड़ा हुआ है, ठीक है ना, मानवीय युद्ध छिड़ा हुआ है। तो क्यों चल रहा है युद्ध? तो कवि यहाँ पर समझाते हैं कि जो चोर लोग हैं, डकैत लोग हैं, शोषक करने वाले जो है, अराजक तत्व है, ये लोग क्या करते हैं ना कि सभी जगह असंतोष फैला देते हैं, सभी को परेशान करते हैं, जिस कारण से वहाँ के लोग आक्रोश में आ जाते हैं, ठीक है ना, असंतोष हो जाते हैं और युद्ध छेड़ देते हैं, यानी एक तरह का संघर्ष छेड़ देते हैं उन दुष्ट आत्माओं के, यानी जो मानवीय क्रियाकलापों को छोड़कर अमानवीय क्रियाकलाप करते हैं उनके प्रति ये लोग संघर्ष छेड़ देते हैं। तो इसी को कहते हैं जन जन का युद्ध, और ये हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, अगर आपने इस चैप्टर का भावार्थ या ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ा है तो हमारे चैनल पर इसका भावार्थ और ऑब्जेक्टिव दोनों अपलोड हो गया है, तो वहाँ से आप पढ़ लीजिए ताकि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन न छूटे। ओके, आगे है कविता का केंद्रीय विषय क्या है? कविता का केंद्रीय विषय क्या है? तो चलिए देखते हैं कि कविता का केंद्रीय विषय पीड़ित और संघर्षशील जनता है। वह शोषण, उत्पीड़न तथा अनाचार के विरुद्ध संघर्षरत है। अपने मानवोचित अधिकारों तथा दमन की दानवीय क्रूरता के विरुद्ध यह उसका युद्ध का उद्घोष है। यह किसी एक देश की जनता नहीं है, दुनिया के तमाम देशों में संघर्षरत जन समूह है जो अपने संघर्षपूर्ण प्रयास से न्याय, शांति, सुरक्षा, बंधुत्व आदि की दिशा में प्रयासरत है। संपूर्ण विश्व की इस जनता में अपूर्व एकता तथा एकरूपता है। यानी यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है कि कविता का केंद्रीय विषय क्या है? तो यहाँ पर कवि क्या बोलते हैं कि जो भी जनता पीड़ित है वो संघर्षशील हो गई है, यानी वो क्या हो रही है कि अब शोषकों के जो उनका शोषण कर रहे हैं, जो उन पर अत्याचार कर रहे हैं, ठीक है, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उसके प्रति जो जनता है संघर्षशील हो गई, यानी संघर्ष कर रही, लगातार उससे संघर्ष कर रही है, ठीक है ना, उसके खिलाफ। और ये जनता हर देश, हर विदेश, हर जगह, हर महादेश में आपको देखने के लिए मिल जाएगी कि हर जगह की जनता अपने जो मानवोचित अधिकार है, अपने सुरक्षा, शांति, न्याय, बंधुत्व के लिए प्रयास कर रही है। जो दानव है, क्रूर इंसान है, जो अमानवीय क्रियाकलाप कर रहे हैं, उनसे संघर्ष कर रही है और एकता का प्रतीक दे रही है। ठीक, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते चले और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी के प्रसार को किन लोगों ने अपनी सेनाओं से गिरफ्तार किया है? तो पृथ्वी के प्रसार को दुराचारियों तथा दानवीय प्रकृति वाले लोगों ने अपनी सेनाओं द्वारा गिरफ्तार किया है। उन्होंने अपने काले कारनामों द्वारा प्रताड़ित किया है। उनके दुष्कर्मों तथा अनैतिक कृत्यों से पृथ्वी प्रताड़ित हुई है। इस मानवता के शत्रुओं ने पृथ्वी को गंभीर यंत्रणा दी है। यानी कहा जाता है कि जो पृथ्वी है, इनको किन लोगों की सेनाओं ने गिरफ्तार कर लिया है? तो पृथ्वी को जो दुराचारी लोग हैं, ठीक है ना, जो दानवीय प्रकृति के लोग हैं, वही लोग अपने सेना बनाकर पृथ्वी को एक तरह से गिरफ्तार कर लिया, यानी पूरे पृथ्वी को उन लोगों ने गंदा कर दिया है अपने गलत कामों से। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न है कि बंधी हुई मुट्ठियों का क्या लक्ष्य है? बंधी हुई मुट्ठियों का क्या लक्ष्य है? तो कवि बंधी हुई मुट्ठियों के लक्ष्य के माध्यम से जनता की एकता का एहसास कराना चाहता है कि किसी भी विपरीत परिस्थितियों को अपने अनुकूल कर सकती है। यह ताकत इतनी ताकतवर होती है कि जन शोषक शत्रु को सत्ताच्युत कर देती है। मुट्ठियों की ताकत सामान्य जनता की ताकत है। यदि इस ताकत के साथ कोई खिलवाड़ करे तो उसकी मुट्ठी पलद हो जाती है, मिट्टी पलद हो जाती है, चाहे वह कितना भी बड़ा जनशोषक क्यों न हो। जब यह ताकत क्रुद्ध होती है तो अपनी ज्वाला में जलाकर राख कर देती है। अतः कवि
बंधी हुई मुट्ठियों के माध्यम से जन शोषक को इनसे टकराने की नसीहत नहीं देते। यानी कहते हैं कि जो इन मानव है, ठीक है ना, जो सामान्य मानव है, जो सामान्य इंसान है, वो लोग क्या करते हैं कि जब एकता बना लेते हैं तो बंधी हुई मुट्ठियों के समान हो जाते हैं। और इसके बाद जब बंधी हुई मुट्ठियों से कोई भी शोषक, जन शोषक यानी जो जनता का शोषण कर रहा है, वो टकराता है तो वो नाश हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। यहाँ पर जनता की एकता के बारे में कवि कहते हैं कि जब जनता एकजुट हो जाती है तो वो बंधी हुई मुट्ठी के समान हो जाती है, और बंधी हुई मुट्ठी में बहुत ही ज़्यादा ताकत होता है। और इससे अगर कोई भी जन शोषक टकराएगा तो वो तहस नहस हो जाएगा, उसका अस्तित्व मिट जाएगा। इसीलिए कवि यहाँ पर जन शोषक को कहते हैं कि कभी भी इनसे न टकराए, नहीं तो ये जनता आपको खत्म कर देगी, नाश कर देगी। आपका क्वेश्चन आंसर यहाँ पर समाप्त होता है, जन जन का चेहरा एक। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, गुड बाय, जय हिंद।